दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। उसके अंदर हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखी, एक तो मैक्सिमम टॉर्क का कॉन्सेप्ट और दूसरा हमने देखा स्टार्टिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम टॉर्क के लिए कितनी स्लिप चाहिए वो हमने डिराइव किया, मैक्सिमम टॉर्क कितना आता है ये डिराइव किया, और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मैंने याद रखने के लिए सिर्फ इतना बोला है कि स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है, इतना याद रखो, इससे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा था कि टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो कितना आता है, जिसमें फॉर्मूला आया था 2/SMT/S प्लस S/SMT। फिर हमने देखा था स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो इन टर्म्स ऑफ करंट, जो कि मैंने बताया था जब इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग पढ़ेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ टॉर्क। इंडक्शन मशीन का टॉर्क किस तरह से वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो होती है 120 F/P। ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, रोटर के रेजिस्टेंस के साथ नहीं बदलेगी। अगला स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये होती है R2/X2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 आ गई, यानी कि अगर R2 बढ़ेगा तो SMT भी बढ़ेगी। लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क वाली स्पीड है NS 1 - SMT, ये कम हो जाएगी, यानी मैक्सिमम टॉर्क अब कम स्पीड पे मिलने लगेगा। फिर हमने ये देखा था स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू R2। तो R2 अगर बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा बढ़ेगा। लास्ट मैक्सिमम टॉर्क, ये हमने लिखा था 3/ω/S V1²/2x2। तो ये R2 से इंडिपेंडेंट है, दैट इज कांस्टेंट। यानी R2 बढ़ाने से जिस स्पीड पे टॉर्क मैक्सिमम होता है वो तो कम हो रही है, लेकिन टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट आ रहा है। अब देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा टॉर्क वर्सेस स्पीड वाले, हमें यही देखना है मेनली इस सेक्शन में कि टॉर्क वर्सेस स्पीड के ग्राफ में क्या चेंज आता है अगर कोई पैरामीटर चेंज किया जाए, जैसे यहां रोटर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया जाए। तो देखो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ये NS है, ये एक फिक्स वैल्यू मैंने रख दी मैक्सिमम टॉर्क की। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अब मान लो मैंने रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो जितनी स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है उससे पहले आना चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ना चाहिए। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग ऊपर से होगी, मैक्सिमम टॉर्क पहले ही मिल जाएगा, लेकिन ग्राफ खत्म तो NS पे जाके ही होने वाला है। अब अगर मान लो और ज्यादा बढ़ा दो रोटर रेजिस्टेंस तो और पहले मैक्सिमम टॉर्क मिलना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है। तो ये ब्लू वाले कर्व के लिए मान लो R2 है, यहां R2 डैश और यहां R2 डबल डैश। तो हम क्या जानते हैं R2 डबल डैश ग्रेटर देन R2 डैश ग्रेटर देन R2। तो इस तरह की वेरिएशन भी तुमसे पूछी जा सकती है। तो डिराइव करने का तरीका कि तुम्हारे पास टॉर्क के एक्सप्रेशंस हैं, उसमें पैरामीटर को वेरी करके देखो, स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ता है, मैक्सिमम टॉर्क पे क्या फर्क पड़ता है, और स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला ट्राई करो विद रिस्पेक्ट टू लीकेज रिएक्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू लीकेज रिएक्टेंस। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। उससे पहले देखो एक चीज और समझना, अगर मान लो लोड का टॉर्क कांस्टेंट है, जैसे यह है लोड टॉर्क। अब हम क्या जानते हैं
कि किसी भी मोटर की डायनामिक इक्वेशन क्या होती है, जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज मोटर टॉर्क माइनस लोड टॉर्क. टीएम इज मोटर टॉर्क, टीएल इज लोड टॉर्क. ठीक है, तो लोड टॉर्क अगर कांस्टेंट रखते हैं तो देखो जो ऑपरेटिंग स्पीड है, ब्लू वाले कर्व पे n1 आ रही है, रेड वाले पे n2, ब्लैक वाले पे n3. तो n3 लेस देन n2 लेस देन n1. क्योंकि हम क्या जानते हैं, देखो इस इक्वेशन के अनुसार स्टेडी स्टेट पे, अंडर स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन 0 होती है, यानी मोटर एक ही स्पीड से घूमती है, तो मोटर टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू लोड टॉर्क. तो मैं इंटरसेक्शन ही निकाल रहा हूं मोटर टॉर्क का लोड टॉर्क से, जिससे मुझे ऑपरेटिंग स्पीड मिल रही है. तो मुझे क्या देखने में पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग स्पीड घटती जाती है जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो. तो इसमें लिखना, इफ द लोड टॉर्क इज कांस्टेंट देन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस एज द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट बोला है सेकंड वेरिएशन प्लॉट करो विद रेस्पेक्ट टू लीकेज रिएक्टेंस, कि लीकेज रिएक्टेंस चेंज करने से कैसे टॉर्क वाले ग्राफ में चेंज आएगा. फिर से शुरू करते हैं. देखो ns तो कांस्टेंट है, ठीक है, SMT R2 by X2, तो as X2 increases SMT decreases, तो स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क विच इज ns1 माइनस SMT, SMT कम होने से स्पीड बढ़ेगी. फिर स्टार्टिंग टॉर्क ये होता है 3 बाय ओमेगा s v1 स्क्वायर r2 डैश ओवर r2 डैश का स्क्वायर प्लस x2 डैश का स्क्वायर. तो x2 डैश बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा. मैक्सिमम टॉर्क 3 बाय ओमेगा s v1 स्क्वायर बाय 2 x2 डैश, तो x2 डैश बढ़ने से ये भी कम होगा. और ये हमेशा ध्यान रखो, लीकेज बढ़ने से हर टॉर्क कम होता है, भले ही वो स्टार्टिंग हो, मैक्सिमम हो, या कोई बीच का टॉर्क भी हो, वो भी कम हो जाएगा. टॉर्क ऑलवेज डिक्रीजेस एज लीकेज इंक्रीजेस. इसीलिए ये भी कहते हैं कि इंडक्शन मशीन में लीकेज को मिनिमाइज करना जरूरी है, या ये कह दो एयर गैप को मिनिमम रखना जरूरी है. तो चाहे तो लिख भी लेना, एज लीकेज इंक्रीजेस द लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीजेस and the torque produced by the motor decreases. ठीक है, टॉर्क कम हो जाएगा. अब देखो क्या होगा, ये हुआ टॉर्क और ये अपनी स्पीड. ns तो अपना फिक्स है. अब क्या करना है हमें कि लीकेज रिएक्टेंस बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क कम हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो रहा है, लेकिन स्पीड जिस पे स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है वो बढ़ रही है. तो देखो जैसे ये हमारे पास आया x2 के लिए, अब अगर x2 को बढ़ाओगे तो जिस पे मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो स्पीड बढ़ती है, यानी मैक्सिमम वाला पॉइंट आगे आ जाता है, लेकिन उसकी हाइट कम हो जाती है. समझे? x2 डैश, x2 को और बढ़ाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क और आगे मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी. देखो ये मैक्सिमम टॉर्क वाली स्पीड है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क वाली स्पीड तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन पीक कम होती जा रही है और स्टार्टिंग कम होती जा रही है. तो हम क्या जानते हैं, x2 डबल डैश इज ग्रेटर देन x2 डैश इज ग्रेटर देन x2. तो रिएक्टेंस को बढ़ाते जाओ, तुम्हारा टॉर्क कम होता जाएगा और स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क बढ़ता जाएगा. ठीक है, ये बात क्लियर हुई.
तीसरा लिखना विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज, विद रेस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब मैं सप्लाई वोल्टेज की बात करने वाला हूं। तो NS जो है दैट इज कांस्टेंट, SMT R2/X2 ये भी कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटर की स्पीड होती है मैक्सिमम टॉर्क पे, ये भी कांस्टेंट आएगी, यानी मैक्सिमम टॉर्क सेम स्पीड पे मिलेगा। बाकी हम ये जानते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर, तो जब सप्लाई वोल्टेज बढ़ती है तो टॉर्क बढ़ता है, फिर वो स्टार्टिंग हो मैक्सिमम हो कोई भी टॉर्क हो, वोल्टेज के साथ टॉर्क हमेशा इंक्रीज करता है। और यही रीजन मैंने बताया भी था कि हम लोग स्टेटर को डेल्टा कनेक्टेड क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि पर फेज वोल्टेज हाई हो और वोल्टेज हाई होने से हमारा टॉर्क भी हाई हो। अब इससे क्या होगा, टॉर्क वर्सेस स्पीड के ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा कि ये ग्राफ जहां खत्म हो रहा होगा NS पे, वो तो सेम आएगा, NS आएगा सेम, मैक्सिमम टॉर्क भी जहां मिलेगा वो भी आएगा सेम। बस वोल्टेज बढ़ाने से सभी टॉर्क बढ़ते जाएंगे। देखो कैसे, ये एक वोल्टेज के लिए आया, ये दूसरे वोल्टेज के लिए, और ये तीसरे वोल्टेज के लिए V1 V2 V3, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ की हाइट बढ़ती जाती है एज यू इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज। तो इसमें लिखना द टॉर्क एट एनी स्लिप is proportional to the square of supply voltage. So as we increase the supply voltage, the entire magnitude of the torque slip characteristic will increase. ठीक है, हर टॉर्क बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन लिखना, what are the effects of increasing the rotor resistance in an induction motor? रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है? अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस। फिर हमने क्या देखा, मैक्सिमम टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगला लिखो मैक्सिमम टॉर्क इज अनअफेक्टेड। ये अभी मैंने जो फर्स्ट वाला केस कराया था उसमें बनवाया था ना ग्राफ। तीसरा, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीजेस, R2/X2 होती है, तो R2 अगर बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ेगी। अगला, ऑपरेटिंग स्पीड रिड्यूसेस, ये भी हमने देखा था। अब ऐसे ही देखो, अगर स्टेटर की इंपीडेंस इग्नोर्ड है, इफ स्टेटर इंपीडेंस इज इग्नोर्ड, तो हमारा जो सर्किट बचता है वो कितना बचता है, X2 डैश R2 डैश V1, यही बचता है। तो ये जो करंट है, करंट को कैसे लिखोगे, देखो V1 बाय रूट ओवर R2 डैश बाय S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, एज R2 डैश इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। तो एक और इफेक्ट हुआ रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने का, कि मोटर जो करंट लेती है दैट करंट विल डिक्रीज। तो इसमें लिखना, द लाइन करंट ड्रॉन बाय द मोटर रिड्यूसेस
ठीक है। फिर अगला देखो, tan phi इज x2 डैश ओवर r2 डैश बाय s। तो r2 डैश बढ़ने से फाई कम होगा, तो cos फाई बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट ये लिखो, पावर फैक्टर इंक्रीजेस, पावर फैक्टर इंक्रीजेस। अब देखो क्या होता है, बहुत बार हम करंट का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं स्लिप के अगेंस्ट, आई वर्सेस स्लिप। अब देखो स्लिप अगर बढ़ती है तो क्या होगा, ये वाली टर्म कम हो जाएगी, या ऐसा करो स्पीड के अगेंस्ट प्लॉट कर दो। देखो स्पीड अगर बढ़ती है, स्पीड ग्रो करने का मतलब क्या हुआ, स्लिप का कम होना। क्यों? क्योंकि स्पीड होती है ns1 माइनस एस। तो स्पीड जितना सिंक्रोनस के करीब जाएगी, स्लिप उतनी ही छोटी होती जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब स्लिप का कम होना। स्लिप कम होगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। और जैसे ही ns पे पहुंचोगे, ns पे स्लिप होती है 0, स्लिप 0 होने का मतलब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, जिसका मतलब करंट 0। तो देखो करंट धीरे धीरे घटता है। बात मेरी समझ आ रही है? अब ये मैंने 4 ग्राफ क्यों बनाए, एक क्यों नहीं बनाया? अभी हमने क्या बोला देखो, कि रेजिस्टेंस बढ़ाएं अगर रोटर का तो करंट कम होता है। तो यानी ये जो 4 ग्राफ हैं ये अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस के लिए हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें लिखना, एज द मोटर स्पीड्स अप, slip of the motor reduces, due to which effective rotor resistance increases, यानी R2 by S increases, and impedance of the rotor increases, which reduces the current drawn by the motor। इसीलिए स्लिप कम होने के साथ या स्पीड बढ़ने के साथ साथ करंट कम होता चला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करंट कम होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, what happens to maximum torque and starting torque as voltage and frequency are varied। अगर V और F को वेरी करोगे तो मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के साथ क्या होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम आता है स्पीड कंट्रोल के अंदर, बट अभी एज अ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं कि V और F के वेरिएशन से इफेक्ट बताओ किस पे, स्टार्टिंग और मैक्सिमम टॉर्क पे। इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, देखो SMT is R2 by X2, maximum torque is 3 by omega s, V1 square by 2x2 dash, starting torque 3 by omega s, V1 square R2 dash, R2 dash का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख दिया जाता है 3 बाय ओमेगा एस V1 स्क्वायर R2 डैश ओवर X2 डैश का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो ओमेगा एस में फ्रीक्वेंसी आती है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। R2 में तो फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता, स्किन इफेक्ट इग्नोर कर दो, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। X2 में फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आएगा क्योंकि ओमेगा एल होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इधर देखो ओमेगा एस में एक फ्रीक्वेंसी आएगी, ये क्या होता है 120 एफ बाई पी इंटू 2 पाई बाय 60, तो एफ आया, रिएक्टेंस में भी एफ आया, तो ये बना V1 स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। इधर आ जाओ,
ओमेगा एस में एक एफ आ रहा है, x2 में एक एफ आ रहा है, बट ये स्क्वायर है तो एफ का स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर और एफ क्यूब, तो ये बना v1 स्क्वायर बाय एफ क्यूब। एक एफ ओमेगा एस में आया, एक एफ x2 में आया। अब देखो जब v और f दोनों वेरी करते हैं तो दो केसेस बनते हैं। केस 1, v बाय एफ इज कांस्टेंट, ये चीज ट्रांसफॉर्मर में भी देखी थी, v बाय एफ को कांस्टेंट रखते हैं फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए। तो इस केस में SMT जो होगा वो तो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम टॉर्क जो है, अगर v अपॉन एफ रेशो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है तो ये तो v1 बाय एफ का स्क्वायर ही तो है। तो अगर v बाय एफ कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट। और इसको ऐसे लिख लो 1 बाय एफ v1 बाय एफ का स्क्वायर। अगर v1 बाय एफ कांस्टेंट है तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ। ठीक है, v1 बाय एफ कांस्टेंट आया तो 1 बाय एफ के प्रोपोर्शनल आ गया। केस 2 की मैं बात करता हूं, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, बस फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो SMT तो 1 बाय एफ के प्रोपोर्शनल आया। मैक्सिमम टॉर्क 1 बाय एफ स्क्वायर के, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज हटा लो, बचा क्या एफ स्क्वायर। इधर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज हटा लो, क्या बचा एफ क्यूब। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ क्यूब। इस तरीके से वेरिएशन होता है जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो एट स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क। और इसका यूज जो हम करेंगे ना स्पीड कंट्रोल में करवाऊंगा, जब वहां पे मैं पढ़ाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से कैसे मोटर की स्पीड बदली जाती है, तब हम दो केसेस लेके चलेंगे, v बाय एफ कांस्टेंट और सिर्फ वोल्टेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये नोट डाउन कर लेना, इसके नीचे ग्राफ वगैरह स्पीड कंट्रोल में पूरा पूरा ड्रॉ करेंगे, तो अभी ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ग्राफ तुम बना सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूं भाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, तुम कहोगे SMT कम हो जाएगा। SMT स्लिप कम होने का मतलब स्पीड बढ़ जाएगी मैक्सिमम टॉर्क वाली, मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। जैसे अभी हम वेरिएशन ऑफ टॉर्क बना रहे थे, बना सकते हो बनाना चाहो तो, वरना स्पीड कंट्रोल में हम ऐसा जरूर करेंगे वैसे भी। अब देखो जैसे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, नेक्स्ट लिखना पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, जैसे टॉर्क वर्सेस स्लिप या स्पीड का ग्राफ बनता है, वैसे ही पावर वर्सेस स्पीड का ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडक्शन मोटर के अंदर तो कई सारी तरह की पावर होती है, ये पर्टिकुलरली कौन सी पावर की बात कर रहा है। तो यहां बात हो रही है मैकेनिकल डेवलप्ड पावर की, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, जिसको हम लिखते हैं एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस एस। उस पावर को अगर स्पीड के अगेंस्ट वेरी करा के प्लॉट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखना दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अ वेरिएशन ऑफ मैकेनिकल डेवलप्ड पावर इन इंडक्शन मोटर with respect to speed of the induction motor, speed of the induction motor। अभी जो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर होती है, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एस पीजी। ठीक है, वेयर पीजी इज एयर गैप पावर। ठीक है, और टॉर्क निकालने के भी हम ये जानते हैं दो तरीके होते हैं, मैकेनिकल पावर बाय रोटर स्पीड या फिर एयर गैप पावर बाय सिंक्रोनस स्पीड। जैसे जो टॉर्क की हमने डेरिवेशन अभी तक पढ़ी है, उसमें मैंने किसका यूज किया, एयर गैप पावर का। मैंने क्या किया था, एयर गैप पावर बोल दिया था, जो R2 बाय एस रेजिस्टेंस में पावर होती है, दैट इज एयर गैप पावर। और उस पावर को अगर ओमेगा एस से डिवाइड कर दें, देन दैट गिव्स अस द
टॉर्क डेवलप। दूसरा तरीका होता है कि मैकेनिकल पावर को डिवाइड करो, लेकिन कौन सी स्पीड से? रोटर वाली स्पीड से। अब बात है अगर सर्किट की ही बात करें इंडक्शन मोटर के, देखो एक होता है आरटीएच, एक एक्सटीएच, फिर एक्स2 डैश, और फिर रोटर वाला रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल दिखाते हैं, ये हो जाता है आरटीएच, एक्सटीएच, एक्स2 डैश, R2 डैश बाय एस। अब हम क्या कह देते हैं, जो रेजिस्टेंस R2 डैश बाय एस है, इसमें जो भी पावर आएगी वो एयर गैप पावर होगी। लेकिन मुझे चाहिए कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर। तो याद करो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में एक और सर्किट बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली मैकेनिकल पावर शो किया था। कैसे? ये जो R2 डैश बाय एस वाला रेजिस्टेंस था, इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया था। ये तो था RTH, XTH, X2 डैश, ये था R2 डैश, और बचा हुआ रेजिस्टेंस हो गया था R2 डैश 1 बाय एस माइनस 1। R2 डैश को अलग करने का पर्पस था कि R2 डैश में जो पावर होती है वो रोटर कॉपर लॉस होता है। तो R2 डैश बाय एस में है एयर गैप पावर, उसमें से मैं अगर कॉपर लॉसेस को अलग कर लूं तो बची हुई पावर कौन सी होती है? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब इस रेजिस्टेंस में जो पावर आएगी दैट विल बी PM, दैट इज मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। तो अब मैं कहता हूं अगर इस सर्किट में मैकेनिकल डेवलप्ड पावर किसी को चाहिए तो क्या करना होगा? सिंपली R2 डैश 1 बाय एस माइनस 1 की पावर फाइंड आउट कर लो। अब एक चीज देखो, एट स्लिप इक्वल टू 1 क्या होगा? R2 डैश 1 बाय एस माइनस 1 इज 0। अगर कोई रेजिस्टेंस 0 है तो उसकी पावर भी क्या होगी? 0। और एट स्लिप इक्वल टू 0 R2 डैश 1 बाय एस माइनस 1 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी पे करंट 0 हो जाएगा। करंट अगर 0 हो गया तो भी मैकेनिकल पावर 0 आएगी। यानी जो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर है वो 1 स्लिप या 0 स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों पे ही वैल्यू 0 आती है। तो इसमें लिखना द पावर डेवलप्ड बाय इंडक्शन मोटर इज 0 at starting as well as when the motor runs at synchronous speed। तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही वैल्यूज क्या हैं? 0 हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम पावर कब मिलेगी? अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये कहना गलत हो जाता है। देखो क्यों? टॉर्क मैक्सिमम होने पे एयर गैप पावर तो मैक्सिमम होती है, ठीक है? क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। टॉर्क मैक्सिमम माने न्यूमरेटर मैक्सिमम। लेकिन इस फॉर्मूले पे जाओगे जो पहला है, पीएम के अंदर भी स्लिप है, ओमेगा आर के अंदर भी स्लिप होती है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि टॉर्क मैक्सिमम होने पे मैकेनिकल पावर भी मैक्सिमम होगी। देखो मैकेनिकल पावर है टॉर्क इंटू ओमेगा आर, यानी टॉर्क ओमेगा एस 1 माइनस एस। तो सिर्फ टॉर्क को मैक्सिमम कर देने से पावर मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि आगे भी वेरिएबल है 1 माइनस एस। 1 माइनस एस स्लिप पे डिपेंड कर रहा है ना, तो स्लिप तो वेरिएबल होती है। तो क्या सिर्फ एक पार्ट को मैक्सिमाइज करके पूरे फंक्शन को मैक्सिमम कह सकते हो? नहीं, हमें ध्यान देना होगा इस 1 माइनस एस पे भी। तो मैकेनिकल पावर इज नॉट मैक्सिमम जस्ट बाय मैक्सिमाइजिंग द टॉर्क। तो एक पॉइंट ये लिखना, मैकेनिकल पावर cannot be directly maximized just by maximizing the developed torque because it also contains a factor of 1 minus s। अगला पॉइंट, मैकेनिकल पावर is the power across the resistance R2 dash bracket में 1 by s minus 1। So in order to maximize the mechanical power we need to maximize the power across
R2 dash 1 by S minus 1, which can be done by applying maximum power transfer theorem, MPT theorem। ठीक है, इसके अक्रॉस MPT लगा के ऐसा काम किया जा सकता है। तो क्या करोगे? फॉर मैक्सिमम PM यूज MPT across R2 dash 1 by S minus 1। अब हम क्या जानते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब आती है? जब वो रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इंपेडेंस के बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम पावर वाली स्लिप को मैं कह रहा हूं SMP। मॉड Z कितना होगा बताओ? RTH प्लस R2 डैश स्क्वायर XTH प्लस X2 डैश स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करके अगर SMP निकालोगे तो ये बनता है R2 डैश डिवाइडेड बाय R2 डैश प्लस RTH प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये आ जाती है स्लिप फॉर मैक्सिमम पावर। इतनी स्लिप आ जाने के बाद अगर तुम मैक्सिमम पावर डिराइव करते हो, पीएमएम माने मैक्सिमम मैकेनिकल पावर, कैसे निकालोगे? स्लिप मिलने से ये रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिलने से करंट निकाल सकते हो, और फिर आई स्क्वायर आर से क्या निकाल सकते हो? पावर। तो मैं पावर लिख रहा हूं 3 VTH स्क्वायर, सिंपली आई स्क्वायर आर मत करना, 3 आई स्क्वायर आर करोगे हमेशा, बाय 2 RTH प्लस R2 डैश प्लस RTH प्लस R2 डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां ये x क्या है? ये x है XTH प्लस X2 डैश। तो ये मैक्सिमम पावर आती है। तरीका क्या रहेगा? स्लिप आ जाने से लास्ट वाला रेजिस्टेंस मिल गया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का यूज करते हुए सर्किट में करंट निकाल लो V बाय Z करके। करंट आने के बाद 3 mod I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पावर। 3 का याद रखना क्योंकि मशीन हमारी 3 फेज है। अब ये जो हमारे पास पावर है, अगर पावर को स्पीड के अगेंस्ट प्लॉट करें तो मैं ये जानता हूं कि जीरो और सिंक्रोनस स्पीड दोनों पे ही पावर मेरी जीरो आएगी। तो हम क्या करते हैं, पावर वर्सेस स्पीड का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पावर वर्सेस स्पीड। तो देखो ये NS ले लेता हूं, इधर कहीं 2NS और इधर कहीं -NS। अब मैंने क्या बताया, 0 से NS तक हमने पढ़ा था मोटरिंग रीजन होता है। ये वाला रीजन क्या होता है? मोटरिंग रीजन होता है ना। स्लिप यहां 0 से 1 तक लाई करती है, स्लिप लेस देन 0 और स्लिप ग्रेटर देन 1। अब यहां क्या होता है कि जो ग्राफ बनता है वो 0 पे भी 0, बीच में कहीं पे मैक्सिमम, NS पे भी 0, और इधर इस तरीके से जाता है। तो ये वाला रीजन हो जाता है मोटरिंग, ये जनरेटिंग, और लेफ्ट में ये ग्राफ ऐसे नीचे जाता है, ये हो जाता है ब्रेकिंग। इसे कहते हैं पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन कौन सी पावर है ये याद रखना, दिस इज द मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। ये कर्व क्लियर है? तो इसमें हमने किया क्या है, पावर निकालने के लिए सर्किट में करंट निकालो और 3I स्क्वायर आर की मदद से पावर निकालो। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, एक तो मैक्सिमम टॉर्क का और एक मैक्सिमम पावर का। मैक्सिमम टॉर्क के लिए MPT लगेगी R2 डैश बाय S पे,
और मैक्सिमम पावर के लिए R2 डैश 1/s माइनस 1। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि किस रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लगानी पड़ेगी मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि ये मान लो कि 100 में एक क्वेश्चन अगर मैक्सिमम पावर का आ गया तो ध्यान नहीं देते, सीधा मैक्सिमम टॉर्क की ही कंडीशन लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, इवन के गेट के अंदर भी क्या होता है, कई बार टीचर टफ क्वेश्चन बनाने की जगह ना क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से उठाता है या ऐसी बात पे क्वेश्चन उठाता है जो उसे पता है कि हम लोग इग्नोर करके जाने वाले हैं। तब क्या होता है, तब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ होता है। ऐसा करने से वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इग्नोर किसी चीज को मत करो। मैक्सिमम पावर के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है एमपीटी लगती है R2 डैश 1/s माइनस 1 पे, बस इतनी बात याद रख के जानी है और कुछ भी नहीं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के कुछ ऐसे ग्राफ, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करती हैं। मुझे ये देखना है कि लोड बढ़ाने से इंडक्शन मोटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसमें लिखना, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर अ प्लॉट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स in an induction motor as the load on the shaft of the motor is increased from no load to full load, no load to full load। ठीक है, तो सबसे पहला वेरिएशन मैं देखना चाहता हूं स्पीड का। अब देखो स्पीड में क्या बात करेंगे हम लोग कि जब मोटर पे लोड बढ़ता है, यानी मोटर पे लोड हैवी लगा रहे हो या लोड टॉर्क ज्यादा लग रहा है। लोड टॉर्क रोटेशन को हमेशा क्या करता है, अपोज। जितना भारी लोड लगाओगे उतना ही ज्यादा वो रोटेशन को अपोज करेगा। तो जब मोटर पे लोड बढ़ाया जाता है, हैवी लोड लगता है, वो रोटेशन को अपोज करता है, तो उसकी स्पीड कम होती है। तो इसमें लिखना, as the load on the motor is increased, the opposition to the motor rotation by the load also increases, and hence the operating speed of the motor decreases from no load to full load। ठीक है, next point, at no load the speed is very near to synchronous speed or the slip is almost zero, but at full load the slip increases but still it is low। यानी नो लोड पे देखो क्या होता है ना, जैसे 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है तो नो लोड पे मोटर 990 आरपीएम या 995 आरपीएम तक घूम जाएगी। 1000 पे नहीं घूमेगी, बट 1000 के बहुत क्लोज घूमेगी। और वहीं जब तुम फुल लोड लगाओगे तो मोटर हो सकता है 950 960 आरपीएम पे घूमे, पहले से कम स्पीड पे घूम रही है, बट स्टिल 1000 के अभी भी क्लोज है, या ये कह दो स्लिप अभी भी काफी स्मॉल है। ऐसा मत सोचना लोड लगाओगे तो सीधे 500 आरपीएम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं। 990 आरपीएम से 960 950 आरपीएम तक आ जाएगी, इससे नीचे वो नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट नो लोड the torque is small because the torque is only required to overcome friction and windage। भाई जब लोड ही नहीं लगा तो अपोज करने वाले टॉर्क कौन से हैं, फ्रिक्शन है, या तो हवा की वजह से लगने वाला फ्रिक्शन है। तो नो लोड पे काफी कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है मोटर को चलाने के लिए। अगला, एज द लोड इज इंक्रीज्ड द लोड ऑल्सो अपोजेस। So in order to overcome the load torque, the motor torque must increase, the motor torque must increase। और देखो टॉर्क लो स्लिप रीजन में कैसे लिखा जाता है,
तो टॉर्क इंक्रीजेस, इट इंप्लाइज स्लिप इंक्रीजेस और स्पीड रिड्यूसेस। कंसेप्चुअली तुम ये कह सकते हो लोड बढ़ने से मोटर के रोटेशन का अपोजिशन बढ़ गया तो स्पीड घट गई, और न्यूमेरिकली अगर जाना है तो लोड बढ़ने से टॉर्क बढ़ा, टॉर्क बढ़ने से स्लिप बढ़ी और स्लिप बढ़ने से स्पीड कम हो गई। दोनों तरह से अप्रोच कर सकते हो। ये क्लियर हुआ स्पीड का वेरिएशन। अगला वेरिएशन नोट डाउन करो, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो इसमें लिखना, अब नो लोड के अंदर मोटर कौन कौन सा करंट ड्रॉ करती है? मोटर दो करंट ड्रॉ करती है, आई म्यू और आई डब्ल्यू, ट्रांसफॉर्मर की तरह, जिसमें कि हम ये जानते हैं आई म्यू काफी ज्यादा डोमिनेट करता है आई डब्ल्यू को, क्योंकि मोटर के अंदर एयर गैप के कारण रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो पहला पॉइंट ये लिखो, एट नो लोड मोटर ड्रॉज टू करंट। फर्स्ट लिखना कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, सेकेंड मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटाइजिंग करंट डोमिनेट्स core loss component of current and is associated with only reactive power, so no load power factor is low। भाई नो लोड पे डोमिनेट कौन करेगा? आई म्यू। आई म्यू कौन सी पावर कंज्यूम करता है? रिएक्टिव पावर। तो जब रिएक्टिव पावर डोमिनेट कर रही है तो पावर फैक्टर काफी कम रहेगा। अगला पॉइंट, एज द लोड ऑन द मोटर इज इंक्रीज्ड the load starts to draw real power, so real power component increases and power factor improves। देखो अगर फेजर डायग्राम की टर्म्स में बात करें, ट्रांसफॉर्मर की तरह ही सोचना, ये फ्लक्स है, ये E1 होता, ये E2 होता, लेकिन हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर में भी करते थे, E1 की जगह -E1 लेते हैं, या ये कह दो अप्लाइड वोल्टेज को उल्टा लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से। अब फ्लक्स के सेम फेज में होता है आई म्यू और इससे 90 डिग्री पे होता है आई डब्ल्यू। तो ये हो गया आई नॉट और ये हो गया फाई नॉट। ठीक है, अब जो लोड आएगा, अगर लोड लैगिंग पावर फैक्टर का है तो लोड ये रहा, और वैसे भी मोटर के अंदर रोटर पे पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। मैंने बताया भी था ना, देखो रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, रोटर में एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होती है, तो रोटर का करंट हमेशा वोल्टेज से लैग करता है। तो प्राइमरी कंपोनेंट जो आएगा वो होगा I1 डैश, I1 डैश और I नॉट को अगर ऐड कर देंगे, ये बना I1 और ये बना phi1। तो यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि phi1 इज लेस देन phi नॉट, या ये कह लो cos phi1 इज ग्रेटर देन cos phi नॉट। तो लोड लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ठीक है, और ये जान लेना कि रोटर पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। क्यों हमेशा लैगिंग होता है? क्योंकि रोटर में एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस होता है। तो ये क्लियर है? तो पावर ऐसे लिख लेना, पावर फैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अगला लिखो एफिशिएंसी, तीसरा पैरामीटर एफिशिएंसी। अब नो लोड पे आउटपुट पावर या शाफ्ट पावर तो जीरो है, तो एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट या आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस क्या होगी? जीरो, क्योंकि आउटपुट जीरो है। तो इसमें लिखना एट नो लोड द आउटपुट पावर ड्रॉन फ्रॉम द मोटर इज जीरो एंड हेंस एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज ऑल्सो जीरो। इतनी बात क्लियर है? अगला पॉइंट, एज द लोड इंक्रीजेस motor starts to deliver output power and efficiency increases up to a certain point where variable losses and constant losses are equal। एफिशिएंसी तब तक बढ़ती है जहां तक वेरिएबल और कांस्टेंट लॉस इक्वल आ जाएं, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? मैक्सिमम एफिशिएंसी की।
तो आगे लिख लेना, विच इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर एफिशिएंसी रिड्यूसेस। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के आगे जाओगे तो एफिशिएंसी कम होने लगेगी। ठीक है, लास्ट लिखो स्टेटर करंट। स्टेटर करंट, तो इसमें लिखना नो लोड स्टेटर करंट is 30% of full load current and as the load increases stator current increases। सीधी बात है, नो लोड पे करंट होता है आई नॉट और लोड पे है I1, तो तुम्हें दिख रहा है लोड, नो लोड से ज्यादा करंट किसमें है, लोडेड कंडीशन में। तो लोड बढ़ाने का मतलब मोटर से ज्यादा पावर लेना। अगर मोटर से ज्यादा पावर तुम लोगे तो मोटर को भी सप्लाई से ज्यादा पावर या ज्यादा करंट लेना पड़ेगा। सीधी बात है, अगर मोटर ज्यादा पावर देगी तो मोटर सप्लाई से ज्यादा पावर लेगी। अब ये सब जो पैरामीटर 4 हमने पढ़े हैं, इसको हम लोड के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। लोड और इधर कैरेक्टरिस्टिक। अब जो फुल लोड होता है वो होता है 1 pu। फुल लोड माने 1 pu। सबसे पहले स्पीड की बात हुई, तो स्पीड हमने देखी कि नो लोड से फुल लोड तक कम होती है। ठीक है, ये है अपनी स्पीड। बात क्लियर है? ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड का ग्राफ होता है वो शंट मोटर की तरह होता है, स्पीड नो लोड से फुल लोड तक कम होती है। फिर अगली बात हुई पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर में हमने देखा नो लोड पावर फैक्टर बहुत छोटा होता है और लोड बढ़ाने से पावर फैक्टर हमारा बढ़ता है। ये वैल्यू जो है ना, ये 1 pu है, तो पावर फैक्टर कभी भी 1 तक तो जा नहीं सकता, 1 से पीछे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हुआ पावर फैक्टर। अगली बात आई एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में क्या हुआ, 1 pu माने 100%। 100% तो कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन एफिशिएंसी शुरू 0 से हुई थी, तो एफिशिएंसी आती है फिर गिरने लगती है, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है। तो ये ग्राफ हो गया ईटा का। अब लास्ट बात आई स्टेटर करंट की। स्टेटर करंट नो लोड पे काफी छोटा होता है और लोड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो स्टेटर करंट ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आई स्टेटर ये लगातार बढ़ता है जैसे जैसे लोड हमारा इंक्रीज होता है। तो बहुत बार देखो इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैं तुम्हें ग्राफ देके ये पूछ सकता हूं कि भाई ये बताओ मुझे कि इसमें कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टॉर्क करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो करंट जैसा ही ग्राफ तुम टॉर्क का भी बना सकते हो। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि देखो नो लोड पे तो तुम कह सकते हो कि टॉर्क ऑलमोस्ट 0 आएगा, तो करंट जैसा ही ग्राफ बनाना, लेकिन टॉर्क का ग्राफ ऑलमोस्ट कहां से शुरू करोगे, 0 से। अब इसमें हमें क्या समझ आया कि मोटर के अलग अलग पैरामीटर लोड बढ़ने पे कैसे बिहेव करते हैं, और इस पे डायरेक्टली ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ देके एक्सिस पूछ सकता हूं या एक्सिस देके करेक्ट ग्राफ चूज करा सकता हूं। और जैसा तुमने देखा कि हमने हर चीज को लॉजिकली और कंसेप्चुअली समझा है कि कैसे कोई भी पैरामीटर वेरी होता है। लोड बढ़ने से स्पीड कम होती है, पावर फैक्टर बढ़ता है, करंट बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, और एफिशिएंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन इवन गेट के अंदर भी आ सकता है। किसी पैरामीटर पे थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ डज एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर वेरी विद चेंज इन लोड, तो तुम क्या कहोगे, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो हमने सारी बातें कर ली हैं टॉर्क से रिलेटेड। अब टॉर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके बाद आगे की बातें हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग, स्टार्टिंग, स्टेबिलिटी, ये सारी बातें आगे चल के हम कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।